说我们，哎，天高地不下。 कहानी की शुरुआत अवार्ड फंक्शन से होती है, जहां हम हमारी फीमेल लीड लियांग को देखते हैं, जिसका नाम स्टेज पर अनाउंस होता है। उसे मैथ्स में जीनियस होने पर अवार्ड दिया जाता है। तभी वहां पर उसका बेटा जी शुयांग आता है और उसे एक डिग्री पकड़ाकर कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। ये देख लियांग स्माइल करती है और उसे प्यार करते हुए थैंक यू बोलती है। तभी ऊपर से एक आयरन शेल्फ जी शुयांग पर गिरने वाली होती है। तभी लियांग उसे धक्का देकर अपने बेटे को बजा लेती है, जिससे वो शेल्फ उसके ऊपर गिर जाती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। अब लियांग की आंख 2025 में खुलती है। वो एक ब्यूटीफुल 18 साल की लड़की में चेंज हो गई है, मतलब कि रीबॉर्न। वो एक पार्टी में होती है, सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं जिंदा हूँ और ये मैं कहाँ पर हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर है और क्यों। तभी उसे देखकर वहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो, ये मिस्टर यू की बेटी अब्रॉड से पढ़कर अभी वापस आई है, शायद ये उनकी फर्स्ट वाइफ की बेटी है। लियांग को उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही होती। तभी वो खुद को मिरर में देख हैरान हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और उसकी सोल लिंशू नाम की लड़की के अंदर चली आई, जिसके बारे में लोग अभी बातें कर रहे थे। लियांग के ये सब न्यू है, क्योंकि वो 1955 से सीधा 2025 में आई है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। वो वहाँ से आगे जाती है तो वहाँ लिंशू की स्टेप सिस्टर याओ याओ उससे मिलती है और जानबूझकर उसके ऊपर रेड वाइन गिरा देती है और कहती है कि उफ सॉरी, मेरे हाथ से गलती से गिर गया, वैसे ये बहुत टेस्टी है, तुमने कभी पी नहीं होगी ना। तो लियांग स्माइल करती है और उसके सर पर पूरी गिलास गिरा देती है और कहती है कि ओह सॉरी, मेरा भी हाथ स्लिप हो गया था। ये देख वहाँ खड़े लोग उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा रूड है। तो लियांग उन लोगों की तरफ देखकर कहती है कि तुम लोग जो सिर्फ लोगों के पीठ पीछे बातें करते हो, मुझे सिखाओगे कि अब मैनर्स क्या होता है, और वहाँ से चली जाती है। याओ याओ उसे देख हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही है आज, पहले तो ऐसी नहीं थी। इधर लियांग सबको देख रही होती है। तभी जू यांग बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर आता है। उसे देख लियांग हैरान होकर सोचती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड से मिलती है, जो एक बार में किसी को बचाते हुए मर्डर हो गया था। तभी हमें फ्लैशबैक में 1945 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लियांग और उसके हस्बैंड की वेडिंग दिखाई जाती है। प्रेजेंट में सभी लोग जू यांग के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका सर नेम लेते हैं, जो सुन लियांग को पता चलता है कि जू यांग जी फैमिली से है। तो वो जू यांग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा जी शुयांग से क्या रिश्ता है। ये सुन पार्टी में मौजूद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जी शुयांग की बहुत रिस्पेक्ट है और कोई भी जू यांग से ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तभी लिंशू के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जू यांग से माफी मांगने लग जाते हैं। कहते हैं कि सॉरी सर, ये मेरी बेटी है, ये थोड़ी बदतमीज है, इसको बात करते हुए पता नहीं चलता। और लियांग को डांटते हुए कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुम इनके ग्रैंडफादर का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो, माफी मांगो इनसे। ये सुन लियांग शॉक्ड होकर सोचती है कि क्या ग्रैंडफादर, शुयांग मेरा बेटा है तो मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो मेरा ग्रैंडसन है। और जू यांग से डायरेक्टली पूछती है कि क्या जी शुयांग अभी तक जिंदा है। ये सुन उसके डैड मुंह बंद करने का बोलते हैं। तो जू यांग को से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर की हेल्थ खराब है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। और वहाँ से जाते हुए लिंशू के डैड से कहते हैं कि अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखा दो। लियांग ये जानकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। मिस्टर यू लियांग को डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब सिखाया था, इतनी बदतमीजी, सारी यू फैमिली की इज्जत खाक में मिला दी तुमने। लेकिन लियांग का दिमाग तो कहीं और ही होता है, वो बहुत सी बातें सोच रही होती है। तभी एकदम से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसको होश आता है तो वो बेड पर होती है और उठकर कहने लगती है कि मुझे लगता है मेरी सोल इस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो लिंशू का सेल फोन ढूंढने लग जाती है
है और कहती है कि अब इस सेल फोन से ही मुझे सब कुछ पता चलेगा। जिसके बाद वो गूगल पर जी शुयांग के बारे में सर्च करती है तो उसे ये पता चलता है कि जी शुयांग की तबीयत ठीक नहीं और उसको ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाया गया है। जब उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो उसको चाइना वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर वो शुयांग की तस्वीर देखती है तो इमोशनल हो जाती है। इसके लिए जी शुयांग से आखिरी मुलाकात कल ही की बात है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसका 8 साल का प्यारा मासूम बेटा अब इतनी जल्दी बुढ़ा हो गया है। फिर उसकी नज़र उसके बर्थमार्क पे पड़ती है। वो पिक्चर जूम करके उसे देखने लग जाती है, जिसे देखने के बाद उसे 100% यकीन हो जाता है कि उसका ही बेटा है। वो उसकी पिक्चर को देख काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी याओ याओ और मिस्टर लू लियांग के रूम में आ जाते हैं। मिस्टर यू लियांग को डांटने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुमने पार्टी में ये क्या हरकत की, क्या तुम पागल हो? याओ याओ कहती है कि डैड आप इसे मत डांटें, ये बेचारी तो पता नहीं कहाँ से रह कर आई है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैनर्स क्या होता है। मिस्टर यू कहते हैं कि मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया। मुझे तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। तुमने मिस्टर जी को भी नाराज किया। अब पता नहीं वो हमारी फैमिली से कैसे रिवेंज लेंगे। तो लियांग उनसे कहती है कि आप लोग चिंता मत करें, मैं जहाँ तक जी फैमिली को जानती हूँ वो इतने गिरे हुए नहीं हैं। वो लोग बहुत ही पोलाइट हैं, किसी से बात करने को अपनी बेइज्जती नहीं समझते और उनके लिए उनसे बदला भी नहीं लेते। तो आप लोगों को जवाब मिल गया तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर यू कहते हैं कि तुम होती कौन हो हमें बाहर निकालने वाली? तो लियांग पीछे मुड़कर उन्हें देखने लग जाती है। लियांग की नजरों में कुछ तो ऐसा था कि वो लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और डर कर बाहर आ जाते हैं। याओ याओ कहती है कि डैड देखा आपने, उसने कैसे हमारी इंसल्ट की और वो कैसे देख रही थी हमें, उसकी आंखों से मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ आज तो मुझे भी उसकी आंखों से बहुत डर लग रहा था, कुछ तो था उसकी आंखों में। आज मुझे उसकी एज और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा लगी और सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट डे लियांग स्कूल में कोर्स देख रही होती है। कहती है कि ये सब तो बच्चों का खेल लग रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तभी याओ याओ और उसकी दोस्त जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लियांग को देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसे देखो ऐसे प्रिटेंड करी है जैसे इसने पूरी बुक 2 मिनट में पढ़ ली। याओ याओ भी हंसने लग जाती है और कहती है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं आता। तो लियांग कहती है कि तुम भी जीरो हो। ये सुन याओ याओ गुस्सा हो जाती है। कहती है क्या कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे जीरो बोल रही हो? तो लियांग कहती है कि मैंने उस प्रॉब्लम का आंसर दिया है जो तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो। तो वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि मैं पिछले 1 घंटे से ये सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने 1 मिनट में कर दिया। तुमने जरूर बुक में से उसका आंसर देखा होगा। लियांग कहती है कि मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं। तभी याओ याओ की फ्रेंड आंसर देख हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका आंसर तो सच में 0 है। तो याओ याओ कहती है कि मैंने तो कहा था ना कि इसने बुक में से आंसर देखा होगा, ये कोई जीनियस नहीं। लियांग उनकी बातों से इरिटेट होके सोचती है कि मुझे लगता है साइंस क्लास ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो याओ याओ कहती है कि ये पता नहीं अपने आप को समझती क्या है जो इतना एटीट्यूड दिखाकर गई है। मैं तो डैड से कहूंगी कि इसे वापस अपने गांव भेज दें। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के यान यांग को कॉलेज में स्केटबोर्ड पर एंटर करते हुए देखते हैं। ये है इस स्कूल का फेमस बॉय। सभी लड़कियां इस पर फिदा और इसे देखकर खुश हो रही होती हैं। तभी वो लियांग के सामने से गुजरता है और उसे पुश करके साइड करता है और आगे बढ़ता है, जिससे लियांग की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर लियांग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यान यांग अपने दोस्तों के पास रुकता है और उनसे पूछता है कि अब बताओ कैसा लग रहा था मैं, हैंडसम ना? तो उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी लियांग उसके पास जाती है और उसे शोल्डर से पकड़कर पीछे पुश करके कहती है कि तुमने मेरी बुक्स गिरा दी हैं, वो उठा कर दो। यान यांग कह रहा है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? बाय द वे तुम हो कौन? तो लियांग कह रही है कि तुम्हें सुनाई
नहीं दिया, मेरी बुक्स उठा कर दो। तो यान यांग के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये लड़की, ये यान यांग है, हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का। तो लियांग कहती है कि मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, ये उठा कर दो। तो यान यांग गुस्से में कहता है कि अगर ना उठाऊं तो। ये सुनकर लियांग जाने लगती है, जो देख यान यांग तो खुश होता है कि बच्ची डर गई। लेकिन लियांग थोड़ी दूर जाकर उसे एक ऐसी बैक फ्लिप किक मारती है कि वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। तभी हमें लियांग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कराटे में चैंपियन थी। प्रेजेंट में यान यांग जो नीचे गिरा हुआ है वो काफी शॉक में होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसे एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने नीचे गिरा दिया है। तभी यान यांग के दोस्त कहने लग जाते हैं कि ये तुमने हमारे दोस्त के साथ ठीक नहीं किया, हम ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। तो वो कह रही है कि अच्छा तो ये बात है, और डंडा उठाकर उसके सभी दोस्तों की भी धुलाई कर रही है। तो यान यांग का एक दोस्त डर के उसको उसकी बुक्स उठाकर दे देता है। यान यांग जो सदमे में नीचे बैठा हुआ था वो उठकर लियांग से कह रहा है कि तुम एक बुढ़ी औरत की तरह बिहेव क्यों करी हो? तो लियांग कह रही है कि क्या ये सब सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने? ये सुनकर यान यांग थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो लियांग कह रही है कि ओह ये तो अच्छी बात है, फिर तो वो दोनों बहुत लकी हैं क्योंकि वो इस टेंशन से बच गए हैं। वैसे भी तुम्हारी ये हालत देखकर उन्हें मर ही जाना था। ये सुन यान यांग उसका मुंह ही देखता रह जाता है, उसे कोई जवाब नहीं देता। जियांग वहाँ से चली जाती है और अपना फोन चेक करती है तो वहाँ न्यूज में बताया जाता है कि शू यांग को वापस से चाइना लेकर आया गया है क्योंकि उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो देखकर लियांग जल्दी से शू यांग से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ती है। वो जी हाउस पहुंचती है और उस घर को बाहर से देख कहती है कि यही मेरी शादी हुई थी। तभी वहां प्रेस और मीडिया वालों की आवाज़ आने लगती है क्योंकि शू यांग को घर लाया गया है जो कि अभी भी बेहोशी में है। नर्स लियांग के पास से शू यांग को लेकर गुजरते हैं तो लियांग उसका निकनेम लेकर उसे पुकारती है। शू यांग जो अभी भी कोमा में है थोड़ा रिएक्ट करता है, कहता है कि क्या मैंने अभी अपना निकनेम सुना, और तभी उसको वहां से ले जाया जाता है। जिसके बाद लियांग पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाती है जहां जू यांग स्मोकिंग कर रहा होता है और लियांग को देख उसे रोकता है और पूछता है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? तो लियांग कह रही है कि मैं बैक डोर से अंदर आई हूँ। वो उसे देख पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही लड़की हो ना मिस्टर यू की बेटी? लियांग कह रही है कि मैंने सुना है मिस्टर जी काफ़ी बीमार हैं, इसलिए मैं स्पेशली उनसे मिलने आई हूँ। आई होप कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे उसे एक बार देखने दो। तो जाओ यांग कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है ग्रैंडपा से मिलने का, तुम प्लीज़ अभी चली जाओ, बाद में आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लियांग कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी फैमिली के इम्पोर्टेंट लॉकर का पासवर्ड 69471 है। ये सुन जाओ यांग बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है कि जी फैमिली के सीक्रेट पासवर्ड से मुझे और ग्रैंडपा जी को ही पता है। हर मंथ चेंज होता है, लीक होने का सवाल ही नहीं बनता। आखिर तुम हो कौन? लियांग कहती है कि जैसे ही जी शू यांग को होश आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या अब मैं अंदर जा सकती हूँ? तो जाओ यांग कहता है कि हाँ प्लीज़ चलें। लियांग जाते हुए सोचती है कि ये लॉकर मैंने ही डिज़ाइन किया था। जाओ यांग उसे देख सोचता है कि क्या ये सब उसे ग्रैंडपा ने खुद बताया था? इसका ग्रैंडपा के साथ क्या रिश्ता है? ये सोचकर वो उसके पीछे जाता है। लियांग जैसे ही मेन डोर में पहुंचती है तो उसे अपने बेटे के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं, जिससे उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। जाओ यांग उसे अंदर चलने को बोलता है। लियांग जैसे ही शू यांग के रूम में आती है तो उसकी कंडीशन देख इमोशनल हो जाती है और कहती है कि यंग बाओ तुम एकदम से इतने वीक कैसे हो गए? फिर उसके पास बैठकर कहती है कि यंग बाओ तुम मुझे सुन रहे हो, डरो मत, देखो मॉम आ गई हैं। ये सुन जाओ यांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या यंग बाओ ये ग्रैंडपा को इस नाम से क्यों पुकार रही है? जिसके बाद उसने असिस्टेंट को लियांग मतलब के लिंशू की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था, जो वो लेकर आता है और बताता है कि रोंग फैमिली काफी अरसा
सा पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। उसका जी फैमिली के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं और मिस लियांग की मॉम का सरनेम यू है और उसका भी जी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं। तो जाओ यांग कहता है कि फिर वो है कौन। तभी वहाँ लियांग आती है और कहती है कि अब से रोज मैं इसी टाइम मिस्टर जी से मिलने आया करूँगी। ये मेरा कोड है, इसे स्कैन कर लो, वीचैट में ऐड कर लो मुझे। असिस्टेंट कहता है कि लड़की तुम खुद को समझती क्या हो, अपना एटीट्यूड तो देखो, तुम यंग मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। लेकिन जाओ यांग फटाफट से उसका कोड स्कैन कर लेता है। लियांग कहती है ठीक है फिर कल मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। जाओ यांग सोचता है कि एक हाई स्कूल लड़की का मुझसे ऐसे बात करना थोड़ा अजीब तो है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसका मुझसे ऐसे बात करना ठीक है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर लियांग का इंट्रोडक्शन करवाती है और सबसे कह रही है कि सब इसे वेलकम करो, ये न्यू स्टूडेंट है हमारी क्लास की। यांग भी उसी क्लास में होता है। वो उसे देख स्माइल करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि ये तो किसी और क्लास में थी ना। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, लेकिन इसने यहाँ ट्रांसफर करा लिया। टीचर लियांग को यांग के साथ बैठने को कह रही है तो वो उसके पास बैठ जाती है। यांग उसे देख हंसने लग जाता है और कहता है कि ओह तो तुम मुझे स्टॉक कर रही हो, सच बताओ मेरे क्लोज होने के लिए मेरी क्लास में ट्रांसफर किया है ना, अब हम दोनों एक ही क्लास में डेस्क मेट भी हैं। ये बोलकर वो सिगरेट निकाल कर जलाने लगता है तो टीचर उसे मना करती है, कहती है कि ये क्लास है, यहाँ स्मोकिंग करना मना है। तो यांग टीचर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अच्छा तो आपको इतनी प्रॉब्लम है तो बाहर चली जाओ क्लास से, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसने लग जाता है। ये देख कर लियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके मुंह से सिगरेट छीनकर पैरों तले कुचल देती है, जो देखकर यांग हैरान रह जाता है। तभी यांग का फ्रेंड कहता है कि लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम पागल हो गई हो। तो लियांग यांग से कह रही है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहली के तुम क्लास से बाहर चले जाओ और दूसरी के चुपचाप बैठो यहाँ, लेकिन तुमसे कोई भी स्मेल या फिर आवाज नहीं आनी चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। ये बोलकर वो पेन अपने हाथ से तोड़कर डेस्क पर मारती है, जो देखकर यांग डर जाता है और कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, और हेड डाउन हो जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि यांग तुम इस लड़की से डर गए। तो यांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, चुप करके बैठो नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये देखकर टीचर भी स्माइल करती है। यांग लियांग से इतना डरा हुआ था कि वो स्कूल के एंड होने तक सोया होता है और उठकर कहता है कि ये लड़की तो स्कूल खत्म होते ही हवा हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई और ना ही कोई निशान छोड़ती है, बिल्कुल जैसे कोई राज हो जो हर वक्त छुप कर रहना चाहती हो। लियांग शुयांग से मिलने आती है। वो उसके पास बैठी होती है और असिस्टेंट से कहती है कि मैं आज रात यहीं पर डिनर करूंगी, मैं शुयांग के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो डिनर तैयार करो। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैम, और बाहर आकर खुद से कहता है कि मैं उसके ऑर्डर्स क्यों मान रहा हूँ। रात हो जाती है। असिस्टेंट उसे बाहर तक छोड़ने आता है। तभी यांग लियांग को देख लेता है और सोचता है कि ये महारानी यहाँ क्या करी है, और खुद से बातें करने लग जाता है। कहता है कि ये जरूर मुझे स्टॉक करी है, इसको मुझ पर क्रश हो गया है, और ब्लश करने लग जाता है। तो असिस्टेंट उसे देख कहता है कि लिटिल मास्टर आपको क्या हुआ है, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो यांग कहता है कि तुम नहीं समझोगे। नेक्स्ट डे यांग स्कूल में सबको बता रहा होता है कि लियांग मेरे लिए मेरे घर तक पहुंच गई। फ्रेंड कह रहे हैं क्या भाई तू सच कह रहा है, वो महारानी तेरे घर तक पहुंच गई। तो यांग कह रहा है कि ऑफ कोर्स 100% गारंटेड, उसे मुझ पर क्रश है। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं उसके सामने ऐसा बिहेव करूंगा जैसे मैं उसके प्यार में फंस गया हूँ, और जब उसे लगेगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है तो फिर मैं उससे बदला लूंगा और सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड कहता है कि भाई तू तो ग्रेट है, देखना वो रोएगी, और सब हंसने लग जाते हैं। लियांग जब क्लास में होती है तो यांग उसे मिल्क टी देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए। लियांग कह रही है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं।
यांग यांग कह रहा है कि क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाई, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लियांग कहती है क्या तुम्हारा दिमाग उस दिन मेरे मार से अभी तक ठीक नहीं हुआ? तो वो कहता है कि बस भी करो, अब मुझे सब पता चल चुका है। लियांग पूछती है क्या? तो वो कहता है कि यही कि तुम्हें मुझ पर क्रश है और क्या, अब शर्माओ मत। उसके फ्रेंड चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। तभी लियांग कोई चीज ढूंढ रही होती है तो वो पूछता है कि क्या ढूंढ रही हो? तो लियांग एक मोटी सी बुक निकाल कर उसके मुंह पर जोर से दे मारती है, जिससे वो फिर से नीचे गिर पड़ता है और उसे कहता है कि क्या बदतमीजी है ये देख उसके फ्रेंड जो छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और डर के यांग यांग को उठाने लगते हैं। लियांग कहती है क्या तुम पागल हो, मेरे सामने ऐसी हरकतें मत किया करो। यांग यांग का फ्रेंड उसे कहता है कि भाई हमें लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये लड़की तुम्हें नहीं चाहती। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बस डर रही है कि कहीं एक्सपोज न हो जाए। तभी यांग यांग का फोन बज उठता है, जिस पर उसके भाई जाओ यांग की कॉल आती है। लियांग उठाकर देखती है तो थोड़ी हैरान होती है और पूछती है कि तुम भी जी फैमिली से हो और जाओ यांग तुम्हारा क्या लगता है? वो कहता है कि वो मेरा भाई है, तुम उसे कैसे जानती हो? ये बोलकर उसे खींचकर बाहर ले आता है और कहता है कि किसी को बताना नहीं कि मैं जी फैमिली से हूँ। ये जानकर कि यान यांग जी फैमिली से है तो वो उसके हुलियों को देख रही होती है और सोचती है कि तो ये बिगड़ा हुआ शहजादा मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। यान यांग कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो, क्या मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ? और फिर से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जो देखकर लियांग उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि जितना भी प्रिटेंड कर लो, पता तो मुझे चल ही जाएगा कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। लियांग घर आ रही है तो मिस्टर यू कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने साइंस क्लास में स्विच कर लिया है, तुमसे आर्ट तो ठीक से पढ़ी नहीं जाती तो साइंस कैसे पढ़ोगी? लियांग कहती है कि अगर कोई मेढक पानी में रहता हो तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो जमीन पर नहीं रह सकता। ये सुन मिस्टर यू कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कह रही है कि तुम्हें मतलब नहीं पता तो तुम मेरी सोच तक पहुंच ही नहीं सकते, और वहां से जाने लगती है। तभी याओ याओ और उसकी मॉम वहां आती है। लियांग रुक जाती है। याओ याओ की मॉम उसे पूछती है कि जी ग्रुप के टैलेंट शो की तैयारियां कैसी जा रही हैं। याओ याओ कहती है कि रहने दो मॉम, ऑडिशन के लिए वो लोग पुराने जमाने के नर्सरी राइम मांग रहे हैं, मुझे तो एक भी राइम याद नहीं। सीरियसली समझ नहीं आता कि शो वाले सोच क्या रहे हैं। याओ याओ की मॉम कह रही है कि हाँ मैंने सुना है कि जी जाओ यांग के ग्रैंडफादर मिस्टर जी को सबसे ज्यादा पुराने जमाने के नर्सरी राइम पसंद थी। अब जबकि वो बीमार हैं तो हो सकता है कि सीओ जी सिर्फ उनकी विश पूरी करने के लिए टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इस दफा के टैलेंट शो में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगा है, ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। ये सुन लियांग सोचती है कि पहले जब भी यंग बाओ रोता था तो मैं उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। मेरा छोटा यंग बाओ जरूर अपनी माँ को बहुत याद करता होगा। फिर उससे कहती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। मिस्टर यू कह रहे हैं कि याओ याओ तो बचपन से गाना सीखती आई है, उसका अपना एल्बम है और वो टीवी ड्रामास में भी काम कर चुकी है, उसका रजिस्टर करना तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम क्यों बेवजह उसमें घुस रही हो? याओ याओ कहती है कि दीदी तुम्हारी तो पूरी पर्सनैलिटी ही आउटडेटेड लगती है और तुम सिंगिंग कंपटीशन में जाओगी। खुद को ओवर मत समझो, अपनी औकात से ज्यादा सपने मत देखो, लोगों के सामने सिर्फ इंसल्ट ही होगी। तो याओ याओ की मॉम लियांग से कहती है कि मैंने तुम्हें ऑडिशन का लिंक भेज दिया है, अब तुम खुद जाके अप्लाई करो। ये सुन लियांग चली जाती है। याओ याओ कहती है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि उस जैसी लड़की अगर ऑडिशन देगी तो तुम्हारी वैल्यू तो और ज्यादा चमक उठेगी। तो मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। लियांग की टीचर उसे स्टाफ रूम में बुलाती है और कहती है कि तुमने ये प्रॉब्लम बगैर स्टेप मेंशन किए कैसे कर लिया, और उसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने लियांग को टॉप रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया, जिसको वो खुद भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। तो वो वापस लियांग के पास जाती है, लेकिन तब तक लियांग ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, जो देख कर टीचर बहुत शॉक्ड होती
है और पूछती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे किया तुमने। लियांग कहती है ज्यादा मुश्किल नहीं, बस 8 स्टेप्स में सॉल्व हो गया और वहाँ से चली जाती है। तो टीचर सोचती है कि क्या ये हमारे स्कूल में मैथ्स की जीनियस है। दूसरी तरफ यांग को अब भी यही लगता है कि लियांग उसे पसंद करती है। वो डिसाइड करता है कि आज वो लियांग को सबके सामने प्रपोज करेगा और अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं पब्लिक के सामने उसे कन्फेस करूंगा और जब वो हाँ बोलेगी तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। मैं पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक बना दूंगा। और फिर बहुत ही धूमधाम से वो अपनी प्रपोजल की बारात लेकर जाता है। हाथ में फूल, मुंह में लॉलीपॉप, बड़े थरकी स्टाइल से वो लियांग की तरफ बढ़ा है। लेकिन याओ को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने आया है, पर यांग उसे साइड करके लियांग के पास जाता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है। लियांग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो इतरा कर घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यांग के फ्रेंड तैयार बैठे हैं कि जैसे ही लड़की हाँ बोले हम फूलों की बारिश कर दें। याओ कहती है कि अब समझ आया कि लियांग मेरी जैसी दिखती है, इसलिए उसे चूज किया होगा क्योंकि वो लूजर मुझे तो डिजर्व करता नहीं। लियांग हैरान और गुस्से से उसे देख रही होती है और फिर उठकर उससे फ्लावर्स ले लेती है। यांग खुश है कि लड़की हाँ बोलने वाली है, अब इसकी बारी उसे रिजेक्ट करके सबके सामने शर्मिंदा करने का। पर ये गलत है। लियांग बुके लेकर उसके मुंह पर दे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रेसलेट याओ के पास चला जाता है। लियांग बुके उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। यांग आया था लियांग का मजाक बनाने, इसका खुद का बन गया। सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि ये क्या हो गया, एक मामूली सी लड़की ने यांग को रिजेक्ट कर दिया, ये तो बहुत ही मजाक की बात है। ये सुन यांग चिढ़ जाता है और सबको अपना मुंह बंद करने का बोलता है। लेकिन लोगों का क्या, वो तो बोलेंगे ना, यहाँ से जाना ही ठीक है। सो ये चला गया। याओ ब्रेसलेट उठाकर हैरान हो जाती है क्योंकि यांग ने अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई कि वो जी फैमिली से है। उसने सबको यही बताया कि वो एक पुअर फैमिली से है और इसीलिए उसने कभी उस पर भाव नहीं दिया। वो ब्रेसलेट देख कह रही है कि ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इस गरीब के पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे, ये जरूर कॉपी होगा। तो वो कहती है कि हाँ ये भी है और उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। दूसरी तरफ हम जी हाउस में एक लड़की को देखते हैं। ये है जाओयांग की सेक्रेटरी, ये इसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो अपनी बेटी के साथ उससे मिलने आई होती है। जाओयांग लूना को प्यार करता है और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। तो लूना उसे डैड कहकर थैंक्स बोलती है। सुशिन कहती है कि ये तुम्हारे अंकल हैं बेटा। तो जाओयांग कहता है कि कोई बात नहीं, लूना जो चाहे मुझे बुला सकती है। तभी वहाँ लियांग आती है तो लूना उसे देख कर कहती है कि डैड ये लड़की कौन है। सुशिन उठकर लियांग के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं सुशिन हूँ, जाओयांग की सेक्रेटरी। लेकिन लियांग उस पर ध्यान नहीं देती और असिस्टेंट से कहती है कि लंच रेडी करो, मैं यंग बाओ के पास जा रही हूँ। तो सुशिन उसे देख सोचती है कि ये कौन है जो गेस्ट कम और घर की मालकिन ज्यादा लग रही है। फिर जाओयांग से पूछती है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि वैसे सच बताऊं तो ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आखिर ये कौन है। बस इतना जान लो कि इसका ग्रैंडपा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। तो वो हाँ में हाँ मिलाती है। पहले तो वो लूना को इशारा करती है जो वो समझ जाती है। फिर कहती है कि जाओ आंटी को पानी देकर आओ। जो सुन लूना वहाँ से चली जाती है। लूना लियांग को पानी देने आती है और जैसे ही उसे गिलास पकड़ाती है तो जानबूझकर उसे गिराती है। लेकिन लियांग उसे पकड़ लेती है। तो लूना कहती है कि सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लियांग कह रही है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुमने दोबारा ये करने की कोशिश की तो मैं ये पानी तुम्हारे मॉम के मुंह पर फेंक दूंगी। ये सुन लूना जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुन सुशिन और जाओयांग वहाँ आते हैं। तो लूना कहती है कि डैड आंटी ने मुझे डराया, मैं बहुत डर गई हूँ। तो जाओयांग कहता है कि ये क्या तरीका है बच्चों से डील करने का। लियांग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे पास टाइम है तुम्हें एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने का। पेशेंट के रूम में शोर मत करो, उन्हें आराम की जरूरत है, तो प्लीज गेट आउट। ये सुन जाओयांग चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है। तो सुशिन सोचती है कि ये उस लड़की की बात क्यों मान रहा है और उससे कहती है कि तुम तो जी फैमिली के बड़े पोते हो और जी ग्रुप के प्रेसिडेंट भी, तुम इस छोटी सी लड़की के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो। तो जाओयांग कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं चाह कर भी इसकी बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा। कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझे इसके ऑर्डर मानने पर मजबूर कर रहा है। वहीं लियांग यंग वाओ से कह रही है कि मैंने उन्हें निकाल दिया है, अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। क्या तुम अपनी मॉम से सॉन्ग नहीं सुनना चाहते? तुम्हें पता है सिंगिंग टैलेंट शो होने वाला है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं वो सॉन्ग सिंग कर सकूं जो बचपन में तुम्हें गाकर सुनाती थी। और फिर उसके पास बैठकर रिकॉर्डिंग ऑन करके सॉन्ग सिंग करने लग जाती है। तभी यंग बाओ का हाथ हिलता है, जो देख लियांग डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। जिसके बाद डॉक्टर यंग बाओ को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये एक अच्छा साइन है, अब ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। शायद एक दिन, एक हफ्ता या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। काफी रात हो गई, लियांग घर जा रही होती है। सुशिन और लूना उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो लूना जानबूझकर पानी के अंदर जाकर ऐसे नाटक करती है जैसे वो डूबने लगी हो। सुशिन भी उसके पीछे जाती है और अपनी बेटी की तरह नाटक करने लग जाती है, जो देख लियांग हैरान। तभी जाओयांग उनको बचाने आता है। तो लूना बताती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि लियांग ने धक्का दिया था। तो जाओयांग लियांग से कहता है कि पहले तुमने इसे डराया और अब तुमने इसे पानी में धक्का दे दिया। वो एक छोटी सी बच्ची है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो लियांग कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं कि सोच सको कि सच क्या है और झूठ क्या? अगर नहीं तो तुम प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। तो जाओयांग गुस्से से कहता है कि तुम छोटी सी लड़की अब ये डिसाइड करोगी कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और बताता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है। जो सुन सब लोग उनके पास भाग कर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद जाओयांग को बताते हैं कि ये पहले से ठीक है, इन्हें ज्यादा केयर की जरूरत है। जाओयांग ग्रैंडपा को कुछ खाने को बोलते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने बेहोशी की हालत में एक सॉन्ग सुना था, वो सॉन्ग मेरे बचपन का था, मेरी मॉम मुझे सुनाती थी, मुझे वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी। कौन थी वो? तो असिस्टेंट कहता है कि आजकल आपका ख्याल एक लड़की रख रही है जिसका नाम लियांग है। ये सुन ग्रैंडपा काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि उसे बुला कर लाओ। तो जाओयांग कहता है कि मैंने उसे निकाल दिया है, वो एक रूड लड़की है। तो ग्रैंडपा उसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी उसे बुला कर ले आओ। तो असिस्टेंट लियांग को बुलाने के लिए जाता है। लियांग जो कार में बैठकर जाने वाली थी, असिस्टेंट के बुलाने पर रुक जाती है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जी को होश आ गया है। ये सुन लियांग काफी खुश होती है और उसके रूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ यंग बाओ बहुत ही बेचैन होता है उस लड़की को देखने के लिए। तभी उसके सामने लियांग आती है। तो उसे देख यंग बाओ के आंखों के सामने अपनी मॉम का फेस आ जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या दो लोग एक शक्ल के भी हो सकते हैं? मेरी मॉम तो बहुत साल पहले गुजर चुकी है, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि ये मेरी मॉम की बेटी या ग्रैंड डॉटर हो। लियांग यंग बाओ को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसका नाम पुकारती है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरा निक नेम कैसे जानती हो? मेरी मॉम के मर जाने के बाद मुझे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया। तो वो रोते हुए कहती है कि यंग बाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मिस्टर जी कहते हैं कि ये क्या मजाक है लड़की, ऐसा मजाक मत करो, तुम मेरी मॉम कैसे हो सकती हो? ये यकीन नहीं कर पा रहे, करेंगे भी कैसे, क्योंकि इनकी मॉम तो इन्हें बचाते हुए मर गई थी। तो लियांग उसके पास बैठकर कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट पपी याद है जिसका नाम पीनो था? तुम कितना रोए थे जब वो खो गया था। ये सुन वो हैरान होकर पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता?
तो लियांग कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं वो वादा नहीं निभा पाई, बहुत जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम्हें मॉम के बगैर ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन अब मॉम आ गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसकी बातें सुन मिस्टर जी को यकीन हो जाता है कि ये उसकी मॉम है। दोनों एक दूसरे को रोते हुए हग कर लेते हैं। पास ही खड़ा जाओ यांग ये सब देख शॉक्ड रह जाता है और ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप ऐसे कैसे इस लड़की पर यकीन कर सकते हो, मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, अगर तुम मेरी और मेरी मॉम से बात करने से इतना डिस्टर्ब हो रहे हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। और लियांग से कहते हैं कि मॉम आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे हो गया। तो लियांग कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि तुम्हें बचाते हुए मैं मर गई थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पार्टी में थी और मुझे पता चला कि 70 साल गुजर चुके हैं और मेरी सोल 18 साल की लड़की जिसका नेम लिंशु है उसके अंदर आ गई। उसकी शक्ल सेम मेरी जैसी है और मुझे नहीं पता कि कैसे मैं फ्यूचर में आ गई। ये सब सुन जाओ यांग कहता है कि ये कोई फिल्म चल रही है क्या, तुम जो कुछ भी कहोगी हम यकीन कर लेंगे। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? कुछ बातें कहने से तुम ये साबित नहीं कर सकती कि तुम जी फैमिली से हो। तो ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है और तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो मेरी मॉम से? क्या तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? तो जाओ यांग कहता है कि आप सही हो, लेकिन ग्रैंडपा आप इस पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या कोई एविडेंस है कि ये आपकी मॉम है? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या मतलब, मैं क्या अपनी मॉम को भी नहीं पहचान सकता? ये सुन जाओ यांग चुप सा हो जाता है। फिर लियांग मिस्टर जी से कहती है कि मैंने जाओ यांग को ऑब्जर्व किया है, ये बिल्कुल भी उस पोजीशन के काबिल नहीं जो तुमने उसे दिया है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक कह रही हो आप, मॉम टेंशन मत लो, जी फैमिली में सिर्फ ये एक ही ग्रैंडसन नहीं, इसके जैसा एक और बेवकूफ भी है। किसी दिन उस बेवकूफ को वापस बुला लूंगा, फिर आप ही डिसाइड कर लेना कि वारिस कौन बनेगा। ये सुन जाओ यांग शॉक्ड हो जाता है। तो लियांग कह रही है कि अच्छा तुम चिंता मत करो, अब बस अपना ख्याल रखो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। फिर जाओ यांग से कह रही है कि बताओ मानोगे ना ग्रैनी की बात? तो जाओ यांग ग्रैंडपा को देख सोचता है कि ये सच है या झूठ, लेकिन जो भी हो मैंने आज से पहले कभी भी ग्रैंडपा को इतना खुश नहीं देखा। और लियांग को ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। तो लियांग कहती है कि देखो जाओ यांग मान गया है, जिस पर मिस्टर जी काफी खुश होते हैं। जाओ यांग वहाँ से जाने लगता है तो लियांग उसे रोकती है और कह रही है कि मैं जी फैमिली में वापस आ रही हूँ, मेरे लिए रूम साफ कर दो, मैं अब यहीं रहूंगी। तो वो हाँ कहकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लियांग अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जी बाहर ही खड़े होते हैं और दरवाजा खुलने से वो घिर जाते हैं। लियांग उन्हें उठाती है और लाठी पकड़ा कर कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें मेरे पास आने की? तो वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं डर रहा था कहीं ये सपना तो नहीं और मेरी मॉम मुझे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई। तो वो कह रही है कि नहीं, मॉम कहीं नहीं गई। और फिर उसे बिठा कर कह रही है कि आज मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे याद है बचपन में आप मुझे ऐसे ही बिठाकर प्यार करती थी, लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी बॉडी अब ओल्ड हो गई है, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। और रोने लग जाता है। तो लियांग से प्यार करती है और कहती है कि अरे रो क्यों रहे हो, तुम बीमार हो, तुम्हें अपनी अच्छी केयर करनी चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें तो अभी 100 साल और जीने हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी लियांग को बड़े प्रोटोकॉल के साथ डाइनिंग टेबल तक लेकर आते हैं, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मिस्टर जी असिस्टेंट से कहते हैं कि अब से तुम्हें मिस लियांग को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे तुम मुझे कहते हो। वो कहता है क्यों? तो मिस्टर जी कहते हैं कि अगर मैं कोई ऑर्डर दूं और मिस लियांग भी तुम्हें कोई ऑर्डर दें तो तुम्हें मेरी नहीं बल्कि लियांग के ऑर्डर मानने होंगे। जिसके बाद वो फिर से लियांग को प्रोटोकॉल देने लगता है, उसके लिए चेयर खींचकर उसे बिठाता है और उसे ब्रेकफास्ट भी सर्व करने लगता है।
जाओ यांग भी आकर लियांग को सर्व कर रहा होता है। ये देखकर असिस्टेंट और बाकी सर्वेंट बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तभी कार का हॉर्न सुनाई देता है तो असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर आ गए हैं। तो ग्रैंडपा लियांग को बताते हैं कि मेरा छोटा ग्रैंडसन आ गया है, वो स्कूल के पास ही विला में रहता है, हमारे साथ नहीं रहता। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी, वो बहुत अच्छा बच्चा है। यान यांग खुशी खुशी अंदर आता है और ग्रैंडपा को हेलो करने लगता है, लेकिन लियांग को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुमसे रहा नहीं किया मेरे बिना, मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई तुम, सबके सामने तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब ऐसे मेरे घर आने का क्या मतलब है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो लियांग कहती है कि हाँ, हम दोनों क्लासमेट और डेस्कमेट हैं। तभी यान यांग लियांग के क्लोज होकर कहता है कि सच बताओ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना मुझे रिजेक्ट करके, इसलिए तुम यहाँ तक आ गई। तभी ग्रैंडपा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जो देखकर जाओ यांग की तो हंसी छूट जाती है। लेकिन यान यांग तो सरप्राइज होता है और शॉक्ड होकर ग्रैंडपा की तरफ देखकर कहता है कि आपने मुझे मारा। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ। तो वो पूछता है लेकिन क्यों। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी गलती है इसलिए। वो पूछता है मेरी क्या गलती। तभी जाओ यांग सबको बाहर जाने का कहता है, क्योंकि अब जिस टॉपिक पर बात होने वाली है उस पर वो खुद अभी तक यकीन नहीं कर पाया, तो वो नहीं चाहता कि ये बात पब्लिकली ओपन हो जाए। जिसके बाद ग्रैंडपा यान यांग से कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी परदादी है, फौरन उनके सामने घुटनों पे बैठ जाओ। तो यान यांग कहता है क्या, कौन ग्रैंडमदर। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। 抽根烟，上课睡觉抠语，打一次什么无情理吧？ यान यांग खुशी खुशी अंदर आता है और ग्रैंडपा को हेलो करने लगता है, लेकिन लियांग को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुमसे रहा नहीं किया मेरे बिना, मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई तुम, सबके सामने तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब ऐसे मेरे घर आने का क्या मतलब है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो लियांग कहती है कि हाँ, हम दोनों क्लासमेट और डेस्कमेट हैं। तभी यान यांग लियांग के क्लोज होकर कहता है कि सच बताओ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना मुझे रिजेक्ट करके, इसलिए तुम यहाँ तक आ गई। तभी ग्रैंडपा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जो देखकर जाओ यांग की तो हंसी छूट जाती है। लेकिन यान यांग तो सरप्राइज होता है और शॉक्ड होकर ग्रैंडपा की तरफ देखकर कहता है कि आपने मुझे मारा। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ। तो वो पूछता है लेकिन क्यों। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी गलती है इसलिए। वो पूछता है मेरी क्या गलती। तभी जाओ यांग सबको बाहर जाने का कहता है, क्योंकि अब जिस टॉपिक पर बात होने वाली है उस पर वो खुद अभी तक यकीन नहीं कर पाया, तो वो नहीं चाहता कि ये बात पब्लिकली ओपन हो जाए। जिसके बाद ग्रैंडपा यान यांग से कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी परदादी है, फौरन उनके सामने घुटनों पे बैठ जाओ। तो यान यांग कहता है क्या, कौन ग्रैंडमदर। ग्रैंडपा लियांग की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये। यांग यांग कहता है कि मैं नहीं मानता। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं मानोगे और उसे स्टिक से मारने लगते हैं। फिर कहते हैं कि चलो एक बात बताओ, अगर डैड की मॉम को हम ग्रैंडमा कहते हैं तो फिर ग्रैंडपा की मॉम को क्या कहा जाएगा। जाओ यांग की हंसी नहीं रुक रही और यान यांग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। कहता है कि ये बकवास है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो बेवकूफ बन जाऊँ, ये मेरी ग्रैंडमा कैसे हो सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पापा की मॉम को हम ग्रैंडमा कहते हैं तो फिर ग्रैंडपा की मॉम को क्या कहा जाएगा। यांग यांग कहता है कि उसे ग्रेट ग्रैंडमा कहते हैं। तो लियांग कहती है कि गुड बॉय। ये सुन यान यांग चिढ़ जाता है, कहता है कि तुम इस बात का फायदा उठाकर मेरा एडवांटेज ले रही हो। तो जाओ यांग कहता है कि चुप हो जाओ और उसे इशारा करके अपना मुंह बंद करने को कहता है, लेकिन यांग यांग चुप नहीं बैठता। कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, सुनो मेरी बात, ये लड़की ये तो हमारी ग्रैंडमा की रूह को
चोट पहुंचा रही है। तुम्हें पता है हमारी ग्रेट ग्रैंडमा कौन थी? भाई तुम कैसे इसकी बातों में आ गए? फिर लियांग से कहता है कि तुम्हारा मोटिव मैं समझ चुका हूँ, धोखेबाज। तभी ग्रैंडपा उसको मारने के लिए आगे आते हैं तो वो कहता है कि ग्रैंडपा आप समझ क्यों नहीं रहे, ये जरूर इसकी फैमिली की चाल होगी। आप खुद सोचें, हमारी ग्रेट ग्रैंडमा हमारी सिस्टर की एज की कैसे हो सकती हैं? वो तो बहुत ग्रेट थी, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो लियांग कहती है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बुराई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या गुस्सा। तो जाओयांग कहता है कि ग्रैंडमा आप इसकी बातों को बुरा ना माने, ये एक नॉर्मल बात है, इस बात पर यकीन ना करना, आप इसे थोड़ा टाइम दे एक्सेप्ट करने के लिए। जाओयांग का लियांग को ग्रैंडपा कहने से यान यान हैरान होकर उसका मुंह ही देख रहा होता है और पूछता है कि तुमने अभी से क्या कहकर बुलाया? जाओयांग कहता है कि ये सच है कि ये हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ है। तो यांग यांग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कम ऑन भाई, आप भी ये सच मानकर बैठ गए हो? मैं बता रहा हूँ ये लड़की झूठी है। तो ग्रैंडपा उसे मारते हैं और कहते हैं कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे भले के लिए एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये लियांग है मेरी मॉम और तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ। यान यान सदमे में बैठ जाता है और पूछता है कि आप सीरियस हैं? ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल, मैं बहुत सीरियस हूँ, मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब से तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देना है, इनका ख्याल रखना है, इनको प्रोटेक्ट करना है और इनके हर ऑर्डर को मानना है, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। याद रखना, मुझे ग्रैंडसन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं। तो जाओयांग उन्हें चेयर पर बिठाकर कहता है कि मैं ग्रैंडपा की ये बात याद रखूंगा। ये सुन यांग यांग शॉक्ड रह जाता है। इसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, जिस लड़की के ये पीछे पड़ा था अब वो लड़की उसकी ग्रेट ग्रैंडमा निकली। तभी असिस्टेंट एक क्यूट सी बच्ची को लेकर आता है, इसका नेम शाओयी है और ये जाओयांग की बेटी है। ये काफी डरी हुई है। ग्रैंडपा उसे अपने पास बुलाते हैं तो वो जाओयांग से पूछती है कि क्या मैं ग्रैंडपा के पास जाऊं? वो हाँ कहता है। तभी लियांग उसे अपने पास बुलाती है और प्यार से अपने गोद में बिठाती है। तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये जाओयांग की बेटी है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, सिर्फ वीकेंड पे घर आती है, इसकी मॉम इसे जन्म देते ही मर गई। तो लियांग कहती है कि ओह, मुझे लगा जाओयांग के बच्चे नहीं, तभी वो दूसरों के बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है। ये सुन जाओयांग शर्मिंदा हो जाता है, कुछ नहीं कहता। तभी लियांग कहती है कि शाओयी इतनी छोटी है, तुमने उसे बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जाओयांग ये चाहता है कि ये खुद से अपने सारे काम करना सीखे, इंडिपेंडेंट बने, वो स्कूल बहुत अच्छा है। तो लियांग कहती है कि ये बात है, फिर तो तुम्हें सुशिन की बेटी को भी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। तो जाओयांग कहता है कि वो छोटी है, उसके पास उसके डैड भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, बस इसलिए। तो यांग यांग कहता है कि ओह, ये तो बहुत ही सैड बात है, उस बेचारी के पास डैड नहीं, फिर तो तुम्हें जल्दी सुशिन से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम ऑफिशियली उसके डैड बन जाओ। जाओयांग मुस्कुराकर हाँ कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तुम दोनों को शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। उनकी बातें सुन लियांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि कल तुम तीनों मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। वो कहते हैं क्यों? तो लियांग कहती है कि तुम सबकी आई साइट चेक करवाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तो सब मुझे अंधे लग रहे हो। ये सुन सभी चुप, समझ नहीं पा रहे कि लियांग ने ऐसा क्यों कहा। तभी वहाँ पर सुशिन और लूना आ जाती हैं। जाओयांग उससे प्यार से मिल रहा होता है, जो देख शाओयी सैड हो जाती है। सुशिन लियांग को देख शॉक्ड हो जाती है, उसका यहाँ बैठना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लियांग को सीट से उठने को कहती है, ये बहाना बना करके मैं ग्रैंडपा के पास बैठना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम कहीं और बैठ जाओ। तो जाओयांग उसे अपने पास वाली सीट पर बिठा देता है। ग्रैंडपा लियांग को उसका फेवरेट डिश सर्व करते हैं तो ये देख सुशिन शॉक्ड होकर सोचती है कि ये क्या, मिस्टर जी एक मामूली सी लड़की को खुद खाना सर्व कर रहे हैं। लूना जाओयांग से कहती है कि डैड मुझे फिश खानी है, लेकिन इसमें बहुत कांटे हैं, प्लीज मुझे निकाल कर दें। तो वो उसके लिए फिश साफ करने लग जाता है। तभी शाओयी भी कहती है कि डैड मुझे भी फिश खानी है। तो जाओयांग उससे कहता है कि शाओयी तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें खुद से कांटे निकालना सीखना चाहिए, हर वक्त
दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। ये सुन शाओई सैड हो जाती है जबकि लूना बड़ी खुश होती है। ये सुन लियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो जाओयांग से कहती है कि शाओई लूना से बस कुछ मंथ ही छोटी है। तो जाओयांग चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। लियांग शाओई से प्यार करती है और उसे पूछती है कि तुम्हें फिश खानी है। वो कहती है हाँ। तो लियांग फिश की एक पीस निकाल कर गुस्से से यंग बाओ के प्लेट में रखती है और कहती है कि इसे साफ करो। जी फैमिली का अपना खून ही घर के अंदर इग्नोर हो रहा है और तुम जो इस घर के हेड हो, तुम्हें जरा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं। सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। तुम कैसे हेड हो इस फैमिली के? तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं। कहीं बुढ़ापे ने तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों तो कमजोर नहीं कर दिए? ग्रैंडपा जल्दी जल्दी फिश साफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये सच है कि मैंने शाओई को इग्नोर किया। सोशिन तो ये सब देख हैरान रह जाती है, सोचती है कि ये क्या हो रहा है। ग्रैंडपा जाओयांग से कहते हैं कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, लियांग को शॉपिंग पर लेकर जाना है तुमने। तो वो हाँ कहता है। सोशिन को लग रहा है कि मिस्टर जी ने लियांग को जाओयांग की वाइफ बनने के लिए चूज किया है। तो वो लूना को इशारा करती है। तो लूना जाओयांग से कहती है कि डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगे। मुझे डॉल चाहिए, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, वो काफी एक्सपेंसिव है, आप मुझे लेकर दो ना। तभी ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सोशिन जानबूझकर उसे कंसोल करने की एक्टिंग करती है और कहती है कि ओ मेरी बेटी, दुखी मत हो, मैं हूँ ना, डैड को परेशान मत करो, मैं तुम्हें पार्क लेकर चलती हूँ। और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो जाओयांग भी उसके पीछे चला जाता है। ग्रैंडपा लियांग से कहते हैं कि मॉम, तुमने बिल्कुल ठीक एहसास दिलाया। ये छोटी लूना हर वर्ष शाओई से प्यार छीनने की कोशिश करी है। ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं और ये बड़ा पोता, इसे अब तक समझ नहीं आया कि किसका साथ देना है। फिर वो अपने पॉकेट से बहुत सारे ब्लैक कार्ड निकाल कर उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि मॉम, ये ब्लैक कार्ड्स हैं, आप रख लो, ये सब आपका है, आप इनसे जो चाहे खरीद सकती हो। ये देख यांग यांग की आंख तो उस कार्ड्स पर ही टिकी रह जाती है। कहता है कि इतने सारे ब्लैक कार्ड मुझे भी देना। तो ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन क्यों, तुम्हें मिलता तो है पॉकेट मनी, मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा है। यांग यांग कहता है कि इतना काफी नहीं है, मैंने अभी 2 मिलियन का नेकलेस खरीदा है, मेरे पास अब पैसे नहीं है। तो लियांग कहती है कि चलो फिर ये गिफ्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ और अब से यांग यांग के सारे खर्चों की जिम्मेदारी मेरी। यांग यांग बेचारा तो फंस गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो अब से तुम मॉम के बॉडीगार्ड बनकर रहोगे, चाहे जो भी काम हो तुम करोगे। इनके लिए कार का दरवाजा खोलना, ये जहाँ जाएगी तुम साए की तरह इनके पीछे जाओगे, इनका बैग उठाओगे और इनके खाने पीने का ख्याल रखोगे। ये सब सुन यांग यांग बेचारा शॉक्ड रह जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।